Children, very good morning to all of you. I once again welcome today's session. See the first question. According to Gauss's law of electrostatics, electric flux through a closed surface depends on, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है. फर्स्ट ऑप्शन एरिया ऑफ द सरफेस, क्वांटिटी ऑफ द चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस, शेप ऑफ द सरफेस, वॉल्यूम इंक्लोज बाय द सरफेस. तो कोई भी सरफेस है उस सरफेस के एरिया पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, कि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, कि इसके अंदर जो चार्ज है उस पर डिपेंड करता है. तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है. फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज गॉस's लॉ. तो इसमें आप देख रहे हैं कि गॉस ने ये जो फार्मूला दिया था कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि एरिया या शेप या इस तरह से कोई फैक्टर यहाँ पे डिनोट नहीं कर रहा है. तो इसका मतलब सिर्फ वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है. तो यहाँ पे ये देखिए क्या एरिया पे डिपेंड नहीं करता, शेप पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ द सेक्शन. सही है. The children say this question, a charge q microcoulomb is placed at the center of a cube. तो कह रहा है कि एक क्यूब है और उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा जा रहा है. चार्ज कितना रखा, क्यू माइक्रोकुलॉम. कितना रखा, क्यू माइक्रोकुलॉम. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्यू माइक्रोकुलॉम मीन्स माइक्रो मीन्स 10 to the power -6. ये इतना चार्ज यहाँ इसके सेंटर पे रख रहे हैं. द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन ऑफ इट्स फेसेस विल बी. फ्लक्स का फार्मूला है क्या, फ्लक्स फार्मूला है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, चार्ज कितना है, q इंटू 10 to the power -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और क्वेश्चन पूछा क्या है कि द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन ऑफ इट्स फेसेस. एक वन ऑफ इट्स फेसेस, कितने फेस होते हैं इसमें 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6. तो सिर्फ एक फेस से कितना होगा, तो इसका फ्लक्स ऑफ वन फेस, फ्लक्स ऑफ वन फेस कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा. सो 1/6 टाइम ऑफ q इंटू 10 to the power -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है. देखिए 1/6 किस में है, इसमें है. 1/6 q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 10 to the power -6. सो दिस आंसर इज करेक्ट. इफ अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज्ड, कह रहा है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है r, इसको चार्ज किया गया है. देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r मोर देन r. इसका मतलब ये r, ये रेडियस ऑफ द स्फीयर जो है इससे ज़्यादा, मतलब इसके बाहर मान लीजिए ये पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है. राइट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वुड बी. तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, और क्या गिवन है, v इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर. इस सरफेस पर पोटेंशियल क्या दे रहा है, v. ठीक है, तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है k q अपॉन r. राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, k q अपॉन r स्क्वायर. जितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस स्मॉल r है, इस वजह से r स्क्वायर लिख रहे हैं. राइट, तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वी आर इज इक्वल टू हो जाएगा k q. यहाँ पे पुट कर लीजिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही फाइंड करना है, तो इस वजह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे. के क्यू का वैल्यू क्या है, वी आर. यहाँ पे पुट कर लीजिए वी आर अपॉन आर स्क्वायर. तो ये आपका आंसर है. देखिए कौन सा सही हो रहा है, वी आर अपॉन आर स्क्वायर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस, देन ये कंडीशन आपको देखना है. ये कंडीशन कब होता है, इस तरह का कंडीशन आप उसमें भी देखें, गॉस's लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है ना. तो उसमें उन्होंने क्या कहा था, जितने फील्ड लाइन इंटर हो रहे हैं उतने ही बाहर जाने चाहिए, तब ये कंडीशन होता है. ये फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस, किसी भी सरफेस से जितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितने इंटर हो रहे हैं उतने ही बाहर होने चाहिए. तो इस ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन आप देखें, तो जिस वाले में ऐसा दिया होगा कि जितने फील्ड लाइन इंटर करें उतने ही बाहर हो रहे हैं, तो वही वाला इसका आंसर सही हो जाएगा. तो आप इसमें देखें, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग इट. जितने इंटर करें उतने ही लीव करने चाहिए. तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा. Now see next question. Two hollow conducting spheres of radii r1 and r2. r1 more than r2. इसमें देखिए दो स्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं कि एक स्फीयर, इसका रेडियस क्या है r1
और एक का रेडियस R2 है। इससे बड़ा कौन सा है? R1 इज़ मच मोर देन R2। R2 मतलब इसका R2 हो गया और इसको हम R1 मान ले रहे हैं, राइट। तो रेडियस इसका बड़ा है, इसका कम है, राइट। हैव इक्वल चार्जेस, दोनों के चार्जेस सेम है, इसका भी चार्ज Q, इसका भी चार्ज Q है। द पोटेंशियल वुड बी मोर ऑन बिगर स्फीयर, तो क्या बड़े वाले का पोटेंशियल ज़्यादा होगा? मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इक्वल ऑन बोथ स्फीयर, दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे। डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द स्फीयर, वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो देखिए पोटेंशियल का फार्मूला क्या है। पोटेंशियल के फार्मूले की बात करें तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। सो फर्स्ट स्फीयर की बात करें तो R1 अगर ले रहे हैं तो इसको हम V1 ले लेंगे। V1 इज इक्वल टू क्या होगा? KQ अपॉन R1। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KQ अपॉन R2। सिंस R1 इज ग्रेटर, देयरफॉर V1 विल बी स्मॉलर, देयरफॉर वी कैन से potential of a smaller sphere would be more. So second option is correct. Dear children, now see the next question. If the magnetizing field on a ferromagnetic material is increased, its permeability is decreased, is increased, is unaffected, may be increased or decreased. तो देखिए परमेबिलिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है। सो म्यू नॉट इज इक्वल टू बी अपॉन एच। अगर एच इंक्रीज हो रहा है तो म्यू नॉट पे क्या इफेक्ट होगा? अब देखिए म्यू नॉट और एच ये दोनों क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर एच का वैल्यू इंक्रीज होगा तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।